नमस्कार दोस्तों, महानगर मेल आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम की सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है कुछ खास कुछ राज। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण, भारत के विदेशों से संबंध और देश की विभिन्न खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के अनुभव समय समय पर साझा करेंगे, जिसे जानना आपके लिए काफी दिलचस्प होगा। तो देखते हैं कुछ खास कुछ राज कार्यक्रम रॉ के पूर्व अधिकारी एन.के. सूद की जुबानी। आइए देखते हैं रॉ के पूर्व अधिकारी एन.के. सूद का ये वीडियो। दोस्तों नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन इंडिया चाइना पॉलिसी। पहले हम बात करेंगे चेंज इन इंडिया तिब्बत पॉलिसी। इंडिया की जो चाइना पॉलिसी या तिब्बत पॉलिसी है वो शुरू से ये रही है कि इंडिया ये कहता रहा है कि जो तिब्बत जो है वो चाइना का ऑटोनोमस पार्ट है। इंडिया जो है इस चीज में चाइना को कभी उसने काउंटर नहीं किया, न चाइना को उसने इस इश्यू पे कभी छेड़ा है। लेकिन रिसेंटली देखा गया कि इंडिया की जो ये पॉलिसी है तिब्बत के बारे में उसमें चेंज है। पहली बार ये तब दिखा जब 28 अगस्त 2020 को इंडियन फोर्सेस ने ब्लैक हिल टॉप का एरिया ऑक्युपाई किया लद्दाख रीजन में, और इसमें जो फोर्सेस को यूज किया गया था वो किया गया था एसएफएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इनके कमांडोज जो कंट्रोल में है इंडिया की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के, उनको वहां डिप्यूट किया गया। उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया और इन्होंने बड़े स्विफ्टली उस एरियाज को हिल को ऑक्युपाई किया। वहां पे चाइनीज के कैमरे, दूसरे इक्विपमेंट भी लगे थे, लेकिन इनका ऑपरेशन इतना स्विफ्ट था कि चाइनीज को इसकी भनक तक नहीं लगी। और ये जो एसएफएफ के कमांडोज हैं ये तिब्बतन से नॉर्मली 62 से काम कर रहे हैं रॉ के अंडर, और साथ में इनको यूज किया जाता है कभी ना कभी कोई स्पेशल ऑपरेशंस में। ये जो तिब्बतन्स हैं इनको कहा जाता है खम्पास। ये खप्पा एक एरिया है, वहां को बिलोंग करते हैं और ये एक बड़े स्ट्रांग फाइटर्स हैं, और इनको ये भी कहा जाता है कि ये तिब्बतन निंजास हैं। इस ऑपरेशन के अंदर एक एसएफएफ कमांडो नईमा तेनजिंग, उनकी डेथ हो गई। कहा जाता है कि उनका पैर एक पुरानी 1962 के वार की माइन थी उस पर आ गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद 7 सितंबर 2020 को इंडियन आर्मी ने एक पब्लिक फंक्शन होल्ड किया लेह के अंदर। इनकी सेक्रीफाइस जो उन्होंने की देश के लिए, उसको सैल्यूट करने के लिए फंक्शन के अंदर लेह के काफी लोग जमा थे, काफी यूथ वहां पे जमा थे, साथ साथ में जितने तिब्बतन्स हैं वो भी जमा थे, और उसमें इनको सम्मानित किया गया। वहां पे लोगों ने नारे लगाए, भारत माता की जय, जय तिब्बत। और ये जो स्लोगन्स लगे लेह के अंदर, इतनी तेज आवाज थी कि इनकी आवाज गूंज करके बॉर्डर के पास, चाइना के पास भी पहुंची। कि ये इंडिया की जो तिब्बत की पॉलिसी है उसमें बड़ा मेजर शिफ्ट है, और इसकी वजह से चाइना में बहुत नर्वसनेस भी है, और चाइनीज लीडरशिप जो है क्योंकि वो बड़ी सेंसिटिव है तिब्बत के ऊपर। दूसरा इश्यू हम बात करेंगे इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मई 2014 में पावर में आए तो उन्होंने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी के अंदर जो एक लोबसांग सांगे, प्रेसिडेंट ऑफ तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, उनको बुलाया। साथ साथ में कुछ जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के लीडर्स थे उनको भी बुलाया था, और साथ में उन्होंने बुलाया था जो ताइवान के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है। जो ताइवान के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठे थे बाकी डिप्लोमेट्स के साथ। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे जो इंडिया की पॉलिसी थी चाइना को लेकर के, 2012 से उन्होंने एक पॉलिसी बनाई लुक ईस्ट पॉलिसी। मतलब वो देख रहे थे कि चाइना क्या कर रहा है, उसको देखते थे लेकिन करते कुछ नहीं थे, और जिसकी वजह से शायद इंडिया को बड़ा नुकसान भी हुआ। लेकिन जैसे ही मोदी पावर में आए उन्होंने इस पॉलिसी को चेंज किया, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके इसको बनाया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मतलब कि पीएम मोदी वॉच करते हुए चाइनीज के हर एक स्टेप को, और साथ साथ उसको काउंटर भी करते थे। पीएम मोदी ने चाइनीज के स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो इंडियन ओशन में जगह जगह अपनी बेसिस बनाने में लगे थे, उसको काउंटर किया स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स से। मैंने स्ट्रिंग ऑफ पल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया जरूर, लेकिन स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स पे मैं बहुत जल्दी एक वीडियो दोबारा से बनाऊंगा। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है चेंज इन इंडियाज पॉलिसी इन साउथ चाइना सी। चाइना हमेशा से कोशिश कर रहा था इंडिया को इंडियन ओशन के अंदर घेरने के लिए अपने स्ट्रिंग ऑफ पल्स के थ्रू, लेकिन पीएम मोदी ने उनको जैसे काउंटर भी किया, उसके साथ साथ पीएम मोदी ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि पीएम मोदी ने चाइना को साउथ चाइना सी में काउंटर किया। उन्होंने
एग्रीमेंट किया वियतनाम के साथ, सिंगापुर के साथ और इंडोनेशिया के साथ। उसके साथ साथ वहां पे उन्होंने वहां पे फैसिलिटीज बनाई जहां पे इंडियन नेवल शिप्स बर्थ कर सकते हैं और वहां पे वो उनको कुछ फैसिलिटी भी मिल सकती है। जहां तक वियतनाम का सवाल है, इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था वियतनाम के साथ, तो ये इंडियन नेवी के जो शिप्स हैं उनको कामरान पोर्ट पे फैसिलिटीज मिलेंगी। वियतनाम ने अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, तारांग पोर्ट है, वो भी दिया इंडियन नेवी को यूज करने के लिए। फिर सिंगापुर की बात है, इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया सिंगापुर के साथ, जिसकी वजह से सिंगापुर ने अपना चांगी पोर्ट है वो इंडियन नेवी शिप्स के लिए फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया को परमिशन दे दी। तीसरा इंडोनेशिया के साथ इंडिया का एग्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से इंडोनेशिया ने अपना सबांग पोर्ट है वो इंडिया को दे दिया नेवल बेस बनाने के लिए। ये पोर्ट जो है ये क्लोजेस्ट है मलक्का स्ट्रेट के, और ये दूसरी तरफ से सबसे क्लोज पड़ता है इंडोनेशिया की तरफ से इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड से। ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक डीप सी पोर्ट है जहां पे इंडियन सबमरीन्स भी स्टेशन हो सकती है। दूसरा एक और जो मेजर स्टेप लिया इंडिया ने साउथ चाइना सी के अंदर, जब लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2020 को इंडियन नेवी ने अपना एक वारशिप भेजा साउथ चाइना सी में, जो वहां पे यूएस के शिप्स खड़े थे उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उनके साथ सपोर्ट करने के लिए, उनके साथ स्टैंड करने के लिए। फिर अगस्त 2020 में इंडियन नेवी ने 2 शिप्स को डिप्लॉय किया मलक्का स्ट्रेट के पास। ये जो शिप्स थे इंडियन नेवी के, ये फ्रंट लाइन के नेवल शिप्स थे, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया का फेस ऑफ चल रहा था चाइना के साथ पैंगोंग लेक के पास, इसलिए इंडिया ने अपने यहां शिप्स किए। और ये इसको शिप्स को मलक्का स्ट्रेट के पास जो शिप्स खड़े किए, इससे चाइना को डायरेक्ट सिग्नल था अगर तुम कोई मिस एडवेंचर करोगे तो हम तुम्हारा मलक्का स्ट्रेट से शिप्स का आना जाना बंद कर देंगे, यानी कोई भी चाइनीज शिप जो है वो साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन की तरफ नहीं आ सकेगा, और जितने भी चाइना के जो शिप्स हैं वो इंडियन ओशन से साउथ चाइना सी नहीं जा सकेंगे। इसके बारे में आपको बता दूं कि मलक्का स्ट्रेट जो है ये 3.5 किलोमीटर की वाइड है, और इस पे इंडियन नेवी का पूरा कंट्रोल रहता है, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड वो इंडियन नेवी के वहां पे स्टेशन रहते हैं वारशिप्स। इससे इंडिया उनके कभी भी शिप्स का आना जाना बंद कर देगा। और साथ में ये भी जरूर है कि जो चाइना की जो 80% ट्रेड है वो शिप्स की, वो मलक्का स्ट्रेट से होकर निकलती है। और कभी भी अगर वॉर जैसी सिचुएशन हो तो सबसे पहला जो काम करती है कंट्री एक दूसरे का वो ये करती है कि उनकी ट्रेड के रास्ते बंद करना। तो इंडिया ने एक चाइना को बड़ा स्ट्रांग सिग्नल दिया अपने शिप्स मलक्का स्ट्रेट के पास खड़े करके। जब इंडियन फोर्सेस ने ब्लैक टॉप हिल को कब्जा किया, उसके साथ आस पास के और भी जितने इंपॉर्टेंट हिल्स थे उन पे भी इंडियन आर्मी ने कंट्रोल किया, और आज ये सारे के सारे जो हिल्स हैं वो इंडियन आर्मी के कंट्रोल में हैं। इसकी वजह से इंडिया को उस एरिया में काफी एडवांटेज मिलती है। इंडिया और जो चाइना का फेस ऑफ चल रहा है इसमें इंडिया की पूरी तैयारी है। इंडिया ने अपने 35,000 जो एडिशनल फोर्सेज हैं लद्दाख में, उनको वहां पे रहने का ऑर्डर दे दिया है, और साथ में आर्मी को ये भी डायरेक्शन दी है कि इनके लिए टेंट्स खरीदे जाएं, इनके लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट है या इनके लिए हीटिंग का जो अरेंजमेंट है, साथ में इनको जो वेपन्स हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड किए जाएं, और ये काम बड़े फास्ट ट्रैक पे हो रहा है। इसके ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो आ रहा है 400 करोड़ का, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी कोई ऐसा नहीं चाहती कि एक कहीं पे भी चाइना के हाथ से इनको एक कुछ सरप्राइज मिले जिससे चाइना इनको नुकसान पहुंचा सके। और इंडिया ने इस एरिया के अंदर जो टॉप पोस्टें या टॉप हिल्स के ऊपर पोस्टें ली हैं, उससे भी ये है कि इंडियन आर्मी को सेफ बैठना होगा उस पीरियड के लिए। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा जो लेह के लोग हैं वो भी बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जो तिब्बतन्स भी हैं या बाकी जो भी इंडियंस हैं, ताकि आर्मी को हेल्प कर रहे हैं कि इनका जो सामान है हिल्स पे पहुंचाने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जो लेह का एरिया है या लद्दाख का एरिया है, यहाँ पे -20 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, और अब भी वहां पे ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। तो इन जो लोकल्स की वजह से आर्मी को बड़ी असिस्टेंस और हेल्प मिल रही है। जैसे इंडिया की चाइना और तिब्बत की पॉलिसी में चेंज आया, दूसरी तरफ इंडिया का चेंज आया इसकी पॉलिसी साउथ चाइना सी के बारे में। साथ में जो तीसरा वो चेंज आया वो इंडिया की पॉलिसी का आया कि इंडिया की जो पॉलिसी चाइना के बारे में डिफेंसिव थी वो आज ऑफेंसिव हो गई है। इंडिया आज इस पोजीशन में है कि चाइना को अकेला टैकल कर सकता है। इंडिया ने वर्ल्ड को शो कर दिया है कि हम चाइना को पूरा काउंटर कर सकते हैं बगैर किसी की हेल्प के। पूरा वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये सोच रहे थे कि हम चाइना को कैसे काउंटर करें। अमेरिका ये कह रहा था हम क्वाड बनाते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए का, चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन इंडिया ने सबको शो कर दिया है कि इंडिया चाइना को अकेले में काउंटर कर सकता है।
सिंगल हैंडेडली। इसकी वजह से एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि अब चाइना को आगे से भी सोचना पड़ेगा कि इंडियन टेरिटरी में कैसे घुसे। वो इंडिया को शुरू से 60 साल के करीब से तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, हमारी टेरिटरी में घुसता है, बार बार कुछ न कुछ हमारा एरिया कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन अब चाइना को जवाब मिलेगा, और जवाब मिला है, और इसके बाद भी आगे से जवाब मिलेगा। इंडिया ने वर्ल्ड को शो कर दिया है कि चाइना इज नो सुपर पावर। दूसरी तरफ बात करेंगे कि चाइना बहुत सेंसिटिव है अपने इश्यूज के लिए, और दूसरी तरफ वो इंडिया को प्रिक करता रहता है, चाहे कश्मीर के ऊपर, कभी जाकर के यूएन में क्वेश्चन उठाता है, कभी कुछ पाकिस्तान के साथ जाकर मिलकर स्टेटमेंट देता है। तो मैं ये कहता हूं कि क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट भी चाइना को उल्टा जवाब देती। अगर हम सेंसिटिव है कश्मीर के ऊपर और चाइना उसमें छेड़ता है, तो चाइना सेंसिटिव है तिब्बत और तैवान और हांगकांग के ऊपर। इंडिया को पूरे इश्यूज उठाने चाहिए इन तीनों के बारे में, और ये पूरी अपने किसी मिनिस्टर से या किसी और से स्टेटमेंट रेगुलर बेसिस पे देनी चाहिए चाइना के खिलाफ, ताकि चाइना को इसमें परेशान कर सके। अगर चाइना यूएन के अंदर कश्मीर का इशू उठाता है, तो इंडिया को भी तिब्बत की इंडिपेंडेंस का इशू यूएन में उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने उस पर कब्जा किया था वो इलीगल है। इंडिया ने अगर एक स्टेटमेंट दे दी कि हम तिब्बत को चाइना का ऑटोनॉमस पोर्शन मानते हैं, तो इंडिया को उसमें बैकआउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर चाइना हमारे मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो इंडिया को भी तिब्बतन्स को टोटल सपोर्ट देनी चाहिए टू फाइट अगेंस्ट चाइना। और जितने भी तिब्बतन्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपनी स्ट्रगल करना चाहते हैं लिबरेशन ऑफ तिब्बत, तो इंडिया को उनको सपोर्ट करना चाहिए ओपन हार्टेडली। इंडिया ने अभी जो चाइना के खिलाफ एक्शन लिया, किसी की तरफ देखा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी है, हमको ही देखनी पड़ेगी। इसीलिए इंडिया को भी जो डिसीजन लेने हैं आप ले, तो वर्ल्ड फॉलो करेगा। जो भी अभी स्टेप्स हुए इंडिया ने लिए हैं, उससे चाइना शॉक में है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इंडिया को उसको हर एक इश्यू पे काउंटर करेगा। लेकिन इंडिया ने चाहे उसका बॉर्डर का इश्यू है उस पर काउंटर किया, चाहे साउथ चाइना सी का इश्यू है, चाहे तिब्बत का इश्यू है, और वर्ल्ड भी इससे सरप्राइज है। लेकिन साथ साथ वर्ल्ड ने इंडिया को फॉलो करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे थे महानगर मेल की खास पेशकश, कुछ खास कुछ राज। कुछ और खास कुछ और राज लेकर हम फिर लौटेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तो देखना ना भूलिएगा महानगर मेल। हमारे अगले वीडियो तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, महानगर मेल आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम की सीरीज लेकर आया है, जिसका नाम है कुछ खास कुछ राज। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण, भारत के विदेशों से संबंध और देश की विभिन्न खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के अनुभव समय समय पर साझा करेंगे, जिसे जानना आपके लिए काफी दिलचस्प होगा। तो देखते हैं कुछ खास कुछ राज कार्यक्रम रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद की जुबानी। आइए देखते हैं रॉ के पूर्व अधिकारी एनके सूद का ये वीडियो। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है सीबीआई एंड डर्टी गैंग्स ऑफ बॉलीवुड। बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सीबीआई के हाथ क्यों कुछ नहीं लग रहा सुशांत सिंह राजपूत के केस में, और लोग इस चक्कर से परेशान हैं कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को क्यों नहीं पकड़ रही। सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 6 अगस्त 2020 को दिया। उसके बाद से सीबीआई इसमें इंक्वायरी में लगी हुई थी। सीबीआई ने इंक्वायरी करनी शुरू की सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में, लेकिन उसके बाद सीबीआई को कुछ ग्लेरिंग से फैक्ट्स आने शुरू हुए, क्योंकि 70 दिन के करीब तक इसको महाराष्ट्र पुलिस ने दबाया हुआ था, और इसको महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको पूरा कवर अप कर रहे थे, क्योंकि उसमें इनके अपने मोटिव थे, उनके इसमें कुछ पर्पस था। क्योंकि इसमें पूरे ऐसे बात लगती है कि कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ लोग थे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, उनकी इसमें कुछ अपनी शरारत थी, इसमें इन्वॉल्वमेंट थी।
इसलिए उन्होंने इस केस को कवर अप किया, जिसकी वजह से सीबीआई को इसमें कुछ दिक्कतें भी आई। लेकिन सीबीआई अपने काम में बड़ी चुस्ती से लगी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इसमें पूरी सक्सेसफुल भी होगी और इसके साथ साथ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी पकड़ेगी। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं है, साथ में कुछ और भी केसेस साथ आ रहे हैं जिनको सीबीआई एक तरीके से अपने डील कर रही है, उसको कोशिश कर रही है कि उसको एक अंजाम तक पहुंचाया जाए। शुरू में सीबीआई जब केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उनको इसमें मिला ड्रग का रोल बॉलीवुड के अंदर, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, फिर हवाला, फिर ब्लैक मनी, फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इस्लामाइजेशन, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, आईएसआई लिंक, और उसके बाद पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसमें बॉलीवुड का कनेक्शन मिले आईपीएल के साथ भी। जब सीबीआई को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, सीबीआई ने उसके साथ इन्वॉल्व किया ईडी को और नारकोटिक्स को, जिन्होंने भी सीबीआई के साथ इंक्वायरी में ज्वाइन किया। तो उसी हिसाब से उनको भी कुछ केसेस दिए जा रहे हैं। तभी आप देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स के केस में इन्वॉल्व किया और उनके भाई को भी इन्वॉल्व किया साथ साथ, और साथ अभी ईडी भी अपना काम कर रही है। लेकिन सीबीआई दूसरी तरफ से और चीजों में इंक्वायरी कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ दिशा सल्यान की भी मौत हुई। अब सीबीआई दिशा सल्यान की भी मौत की पूरी जानकारी कर रही है और उसकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू कर दी है। उसके साथ साथ कुछ और लोगों की मौत आई और लोगों को मारा गया या मिसिंग थे, या जिनके साथ कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज हुई या जिनकी जो डेथ हुई वो ऐसे सर्कमस्टांसेस के हुई जो डाउट के कैटेगरी में आते हैं, जिनको कहा जाए कि ये भी हो सकता है कि उनका मर्डर। मैंने 11 सितंबर 2020 को एक वीडियो जारी किया था। उसका टाइटल था हु किल्ड दीज 10 बॉलीवुड स्टार्स, सीबीआई मस्ट इन्वेस्टिगेट दीज बॉलीवुड किलिंग्स। इस वीडियो में मैंने 10 लोगों का नाम दिया था जो कि सुशांत सिंह राजपूत या दिशा सल्यान के नजदीक के थे, उनसे कनेक्टेड थे, और उनकी भी मौत जो है ये एक्सीडेंट से हुई या किसी के पंखे से लटक के हुई या किसी की जो है अभी तक पता ही नहीं चला कि वो कहां पे है। तो मुझे लगता है कि सीबीआई इन सारे केसेस को भी इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि इन केसों की भी जो जांच है वो पूरी दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत के साथ कनेक्टेड है, और इसलिए सीबीआई को इसकी भी इंक्वायरी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से सीबीआई का एक दायरा बढ़ जाता है, सीबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सीबीआई जो है पूरी प्रॉपर डायरेक्शन में चल रही है, और मैं पूरा समझता हूं कि जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है इसके साथ बहुत से जो बॉलीवुड के गैंग्स हैं या उसके गुंडाइज्म के गैंग्स हैं और कौन कौन से लोग उसको चलाते हैं और क्या क्या धंधे होते हैं, सारा कुछ बाहर आएगा। ये आप थोड़ा सा इसकी पेशेंस रखिए। दूसरी बात ये कहूं कि सीबीआई ये नहीं चाहती कि जो सुशांत सिंह राजपूत की जो रियल किलर्स हैं वो किस तरीके से बच पाए। मैं समझता हूं कि सीबीआई को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को किन लोगों ने मारा, लेकिन सीबीआई का जो एक पर्पस है वो ये है कि जो इसमें रियल लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ना। पहले लोग रिया चक्रवर्ती का नाम लेते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर से 8 तारीख को चली गई तो उसका मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गई। उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहते थे, उसके आसपास थे, उनको पता होगा या उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। लेकिन सीबीआई ये कोशिश कर रही है, या सीबीआई का पर्पस ये है कि जो लोग इसके पीछे थे, ये जो छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का हो सकता है मर्डर किया होगा, वो लगता है एक पॉन थे, मतलब यानी कि प्यादे थे। जो रियल मर्डरर्स हैं या रियल जो जिन्होंने इस पे काम किया है वो पीछे हैं, और सीबीआई ये कोशिश कर रही है इन सबको पकड़ा जाए। यानी कि जो लोग इस मर्डर के पीछे इन्वॉल्व थे, जिनकी डायरेक्शन पे इसका मर्डर हुआ, उनको पकड़ने की बात की जा रही है। और इसीलिए जो सीबीआई के साथ इस केस की जो लंबाई चौड़ाई बढ़ती गई, तो सीबीआई ने ईडी और एनसीबी को इन्वॉल्व किया, और बहुत जल्दी हो सकता है कि इसमें एनआईए भी ज्वाइन करे। कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि सीबीआई को जो रियल मर्डरर्स हैं या जो सामने जिन्होंने मर्डर किया उसके बारे में पता होगा, लेकिन सीबीआई की जो एटीट्यूड है वो ये है कि जो इनके पीछे हैं उनको दबोचा जाए, उनको पकड़ा जाए, ताकि ये जो धंधा चल रहा था यहाँ पे ये बंद हुआ जाए। और आज सीबीआई लोगों का नाम दे देगी कि इन्होंने उसका मर्डर किया, तो ये जो बाकी के लोग हैं जो पीछे गैंग्स हैं, इनको एक सेफ पैसेज मिल जाएगा। इसलिए इस केस की जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं होगी, मैं समझता हूं कि सीबीआई इसमें जो मर्डर्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनका नाम भी नहीं लेगी। डेली के डेली सीबीआई के पास कुछ नए नए फैक्ट्स आ रहे हैं, कुछ नई एविडेंसेस आ रही हैं, जिससे सीबीआई का एक दायरा जो है इन्वेस्टिगेशन का वो बढ़ता जा रहा है। और ये भी बात कहूं कि इसके साथ साथ सीबीआई का जो नेट है वो एक्सपैंड हो रहा है, और उसकी जो वो लोगों की गर्दन तक पहुंचने की पूरी उसमें तैयारी हो चुकी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि
इसमें जो मर्डर्स के अंदर इन्वॉल्व है या दूसरी एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है बॉलीवुड के अंदर या दूसरी और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ये इसके ऊपर बड़े बड़े नाम आएंगे। और इसके साथ साथ जो डर्टी गैंग्स हैं बॉलीवुड के, वो सीबीआई उनको एक्सपोज भी करेगी, उनको पकड़ेगी भी। आप देख रहे हैं न्यूज आ रही है कि कुछ लोग इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं, कुछ बॉलीवुड के। उसमें कुछ लोग कहते हैं इनको भागने क्यों दिया जाए। सीबीआई या गवर्नमेंट किसी को भी शक के दायरे पे इंडिया से बाहर जाने पे नहीं रोक सकती। अगर किसी को रोकना होगा तो सीबीआई को या गवर्नमेंट को पूरी एक ऑर्डर इश्यू करना पड़ेगा या उसको एक कोर्ट के साथ भी ऑर्डर देना पड़ेगा कि ये आदमियों को बाहर ना जाने दिया जाए। लेकिन अभी इनके खिलाफ जो एविडेंस है वो पूरी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर कोई वैसे लोग भागते हैं दुबई या बाकी जगह में, उनको इंडियन गवर्नमेंट आज उनकी इतनी पावर है, उनकी इतनी ताकत है, उनके इतने अच्छे रिलेशन है कि उनको वहां से वापस बुला सकते हैं। तो मैं सोचता हूं लोगों को इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगले कुछ हफ्तों में बड़ी बड़ी बातें बाहर आएंगी, बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े जो गैंग्स हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं वो पब्लिक के सामने आएंगे, वो एक्सपोज होंगे। और ये जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, ये मैं कहूंगा कि इसकी वजह से बॉलीवुड का मंथन होगा। बॉलीवुड के अंदर जो भी गंद है उसकी सफाई होगी। और इसके लिए मैं कहूंगा पब्लिक को चाहिए कि थोड़ा इंतजार करें और इसका थोड़ा वेट करें। लेट द सीबीआई डू देयर जॉब। जय हिंद। आप देख रहे थे महानगर मेल की खास पेशकश, कुछ खास कुछ राज। कुछ और खास कुछ और राज लेकर हम फिर लौटेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तो देखना ना भूलिएगा महानगर मेल। हमारे अगले वीडियो तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।